ठीक है, देखो अभी इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट उसी चैप्टर में सरफेस टेंशन पे है, ये आगे का टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में एंगल बनता है? इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट विथ लिक्विड। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन liquid surface and solid in liquid surface। एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड ऑन लिक्विड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर। सॉलिड लिक्विड पेयर का नेचर क्या है? दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने वाटर एंड ग्लास, तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला बन रहा है एंड इट इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए। फिर तीसरे वाले केस में सिल्वर एंड वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? 90 डिग्री के बराबर है। एंड यहाँ पे अब हमें कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस को भी देखना है। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको कोहेसिव फोर्स बोलोगे। जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल, मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स किसको बोलोगे? एडहेसिव फोर्स फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास प्लेट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे इंक और इंक के जो मॉलिक्यूल हैं, इंक और इंक के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच में जो फोर्स है वो हो गया कोहेसिव फोर्स। व्हाइट बोर्ड एंड इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है दैट इज एडहेसिव फोर्स। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोल देते हैं। एंड कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? सेम टाइप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कहीं पे 90 डिग्री से कम है, कहीं पे 90 डिग्री से ज्यादा है, कहीं पे 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब अपन आगे करने वाले, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे सिल्वर एंड वाटर ले सकते हो, कोई भी बर्तन में जैसे पानी रख रहे हैं अपन, है ना, वैसा। मतलब ये सिर्फ मैंने वो बताने के लिए किया है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने ग्लास और पानी लिए तो 90 डिग्री से कम है, ग्लास और मर्क्यूरी ले लिए तो 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से ज्यादा है। अभी समझेंगे ना सुजल, अभी एंगल थीटा और टेम्परेचर की क्या रिलेशनशिप है आगे आएगा। अभी मैंने यहाँ लिख बस दिया है ना। जब हम पहले ये थीटा 90 डिग्री से कम क्यों बन रहा है, कहीं पे 90 डिग्री से ज्यादा क्यों बन रहा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। समझ गए? ओके सर। ओके। तो इस पे अगर आप देखोगे, हम किसी एक लिक्विड मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लें। जैसे यहाँ पे जो सरफेस है ना ये इस तरह की आ रही है। जैसे मान लो मैं ये वाले लिक्विड मॉलिक्यूल को अगर कंसीडर करूं तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कैसा लग रहा है? दिस इज एनी लिक्विड मॉलिक्यूल। यहाँ पर थोड़े से लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर अपन ले लें तो यहाँ पे इस पे नेट फोर्स ये वाले डायरेक्शन पे आ रहा है, इस पे नेट फोर्स इस तरह से आएगा। नेट फोर्स किसका नेट फोर्स है? कोहेसिव एंड एडहेसिव का जो रिजल्टेंट है। देख इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे ग्लास मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसा खींच रहा है और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वो इधर खींच रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर रहेगा? रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ये जो लिक्विड सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। जो नेट फोर्स आएगा इस पे ये लिक्विड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। और इस पे अगर देखोगे तो नेट फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ बनेगा।
दिस इज द नेट फोर्स, क्योंकि ये नेट फोर्स जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। तो ये इस पे नेट फोर्स अंदर की तरफ है, इस पे नेट फोर्स बाहर की तरफ है, क्योंकि जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकता, नहीं सह सकता। अगर उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगी तो लिक्विड फिर फ्लो होगा, रेस्ट पे नहीं रहेगा। तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उस पे नॉर्मल फोर्स लग सकता है, लेकिन उसमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो लिक्विड रेस्ट पे नहीं रहेगा, लिक्विड क्या होगा फिर वहां पे फ्लो करेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे जो फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनमें हमेशा नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो फ्री सरफेस पे आ रहे हैं, जैसे ये फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे नेट फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, नेट फोर्स ऑन फ्री मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस, net force on molecules on free surface is always perpendicular to free surface, हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। So net force on molecules on free surface is always perpendicular to free surface। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे मान लो नेट फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है, तो फिर उसका शेप ऐसा नहीं बनेगा ना, तो फिर तो वो फ्लो होगा वहां पे लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड अगर रेस्ट पे है, फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे फोर्स हमेशा कैसा लगता है? नेट फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे फ्री का जो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, लिक्विड के जो फ्री सरफेस बनती है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें नेट फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सो रिमेंबर दिस फैक्ट। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वहां पे फ्लूइड रेस्ट पे नहीं है, फ्लूइड मोशन पे है। तो फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो फ्री सरफेस पे हमेशा जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर कोहेसिव और अडेसिव और एक बार रिपीट कर दो ना। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब बेटा फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडहेसिव मतलब फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। चलो एग्जांपल तुम लोग खुद बताओ अभी, कोहेसिव फोर्सेस के एग्जांपल, इंक और इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स कोहेसिव। ठीक है, व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। फिर व्हाइट बोर्ड और इंक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा रहेगा? एडहेसिव। समझ गए? सर आप, हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो अंशु। सर, आपने जो बॉक्स में स्टेटमेंट लिखा वो नहीं समझा सर। कौन सी वाली? सर एफनेट वाली। देख, जो फ्री सरफेस होता है ना, नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस, फ्री सरफेस मतलब लिक्विड की फ्री सरफेस है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्री सरफेस पे होते हैं उनमें नेट फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, हेलो कुणाल, ये अंशु। यस सर। क्यों लगता है? उसका रीजन ये कि अगर मान लो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रहा फ्री सरफेस पे, तो फिर जो लिक्विड है वो रेस्ट पे नहीं है, फिर वो क्या हो रहा है वहां पे? मोशन पे है, क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस होता है वो कौन सी स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकता? शियर स्ट्रेस को। शियर मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, उसको बियर नहीं कर सकता, उसको नहीं सह सकता, वो फ्लो हो जाता है। तो अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है, मतलब लिक्विड अगर रेस्ट पे है, तो उसकी जो फ्री सरफेस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, समझ गए? इसके कारण
जो शेप ऑफ मेनिस्कस बन रहा है या जो शेप बन रहा वहां पे सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट पे जो फ्री सरफेस आ रही है उसका शेप कुछ इस तरह के 2-3 केस बन रहे हैं। और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसीलिए कहीं पे आपको 90 डिग्री से कम दिखेगा, कहीं पे ज्यादा दिखेगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ये सॉलिड एंड लिक्विड के पेयर पे डिपेंड करेगा कि आप सॉलिड एंड लिक्विड के कौन से पेयर वहां पे ले रहे हो। ठीक है, तो अब इसका डिस्कशन अब आगे आने वाला है कि भाई एंगल कहीं पे लेस देन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम कहाँ पे हो रही है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा क्यों हो रही, तो ये आने वाला है। ये समझ गए अभी? यस सर। सर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे क्या, मतलब एटम्स वगैरह नहीं होंगे क्या वो डेफिनेशन में? देख अभी अपन अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो कोई लिक्विड होते हैं एटॉमिक वाले लिक्विड, मरकरी में है ना बेटा एटम्स, मरकरी मरकरी एटम के बीच में जो फोर्स है उसको कोहेसिव बोलोगे ना। हेलो। हाँ सर। सर और लिक्विड को अगर गैस से कम कर दिया तो एक्सचेंज, मतलब लिक्विड की जगह गैस डाल दिया तो फिर कैसा होगा? नहीं, लिक्विड की जगह मान लो तुमने गैस डाल दिया तो गैस में इस तरह का शेप कहाँ दिखता है फ्री सरफेस, वो तो गैस पूरी भर जाती है वहां पे। ठीक है, जो सरफेस फिनोमेना बन रही है, जो फ्री सरफेस क्रिएट होता है वो लिक्विड में होता है ना। ठीक है। हेलो हर्षल। हाँ सर, हर्ष हर्ष। ओके हर्ष, आगे बढ़ू मैं? अभी पेज नंबर 2 पे स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर वो आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थीटा की एंगल बिटवीन, वो किसके बिटवीन का एंगल बोला है वहां पे? एंगल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड के कांटेक्ट पे जो एंगल आ रहा है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ सर। सर वो सॉलिड इन लिक्विड सरफेस होंगे या सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड सरफेस होगा? सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड सरफेस है ना वो। ठीक है। ठीक है सर। ओके, अभी समझ गए? ये बोल रहा था एक ने वीडियो की डिमांड किया था, बट इसके वीडियोस हैं नहीं ऐसे एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए, वो तो अपने जैसे रिकॉर्डेड वीडियो वैसे ही वीडियो बने हुए हैं, किसी ने ऐसा डायरेक्ट नहीं दिखाया है। 1 मिनट। सर। एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी नहीं है इसके? किसके? सर ये टॉपिक के। 1 मिनट। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो फेविकॉल रहता है उस पे व्हाइट एडेसिव लिखा रहता है? हाँ उसमें एडहेसिव लिखा रहता है ना, देख ये देख यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये देख उसने ग्लास है ना वहां पे, देख ये एंगल बन रहा है, समझ गया अभी? फिर से तो देखना। सर वो एडेसिव और ये जो व्हाइट एडेसिव है उसका इंटर रिलेशन है क्या कुछ? 2 मिनट 2 मिनट बेटा, 2 मिनट मानसी, ये देख एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बन रहा है, अभी देख लिए? ये देखना ये है मरकरी, मरकरी को डुबो के दिखा रहा हूँ, ग्लास और मरकरी, ये इस तरह का शेप बन रहा है, दिख रहा है? नहीं सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या कुछ भी नहीं दिख रहा सर। शेयरिंग नहीं किया क्या मैंने? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं। सर व्हाइट रुक बोर्ड जाओ, दिख रहा है, एक उसके मिनट ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखा है। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। ये देखने दोबारा, हाँ। ये दिख रहा है वाटर और ग्लास के बीच में, ये देख अभी फ्लैट है सरफेस, ग्लास उसमें डुबोया, बना शेप। ठीक है, मर्क्यूरी के साथ हो देखना।
ये देख, ठीक है। अभी देख लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, आगे बढ़ूं मैं अब कि ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन पे अपन आते हैं कि भाई कहीं पे 90 डिग्री से कम बन रहा है, कहीं पे 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। जैसे ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में 90 डिग्री से, ग्लास और मर्क्यूरी अगर है, ग्लास सॉलिड, अगर ग्लास आपने लिया और इधर पे मर्क्यूरी लिए, तो फिर इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है। बट इसमें जो नेट फोर्स है ना, वो अंदर की तरफ आएगा। और यहाँ पे वाटर एंड ग्लास के लिए देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री, बट यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो आते हैं अपन अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे। अब ऐसा क्यों है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहीं पे लेस देन 90 डिग्री है, कहीं पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो उसमें ये कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस का रोल है यहाँ पे बेसिकली। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। सर मानसी बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो आपने बताया नहीं, एडेसिव फोर्स और वाइट एडेसिव में कोई रिलेशन होता है या? क्या क्या? सर वो फेविकॉल में जो वाइट एडेसिव लिखा रहता है हाँ और ये जो एडेसिव फोर्स है, उसमें कोई रिलेशन है क्या? हाँ, ये वही एडहेसिव फोर्स है, उसमें लिखा होता है ना आर्टिफिशियल एडहेसिव, मतलब फेविकॉल पे लिखा रहता है ना। एडहेसिव मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को कनेक्ट करने के लिए जो फोर्स है, इसलिए उसमें एडहेसिव वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, समझ गए मानसी अभी? हाँ सर। हाँ, देन पेज नंबर 2 पे अभी देखो, हाँ इस पे आगे एक्चुअल में ये 3 केस इसलिए जनरेट होते हैं यहाँ पे। ये जैसे मैंने मान लो सॉलिड लिया यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे सपोज हमने लिक्विड रख दिए ऐसा, तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल को अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को सॉलिड के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये वाला, इस पे जो बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर के, सो लुक एट द डायग्राम हियर। जैसे मैं यहाँ पर के कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करता हूँ, ये लिक्विड मॉलिक्यूल, तो इधर पे भी ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ऐसे आपके, है ना। और यहाँ पे ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, इसके सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सॉलिड मॉलिक्यूल। तो अगर मैं यहाँ पर के किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूँ, तो इस पे ये इधर पे आ जाएगा आपका एडहेसिव फोर्स, और यहाँ पे बहुत सारे आपके लिक्विड लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका सभी का जो रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो दीज आर द कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है, ये लिक्विड एंड लिक्विड के बीच में, और एडहेसिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में, है ना। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल को सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये वाला डायरेक्शन लिया। अभी समझ गए ना। तो कोहेसिव फोर्स यहाँ पे बेसिकली इस तरह से बनेगा, वर्टिकल से ये एंगल 45 डिग्री का रहेगा कोहेसिव फोर्स के साथ में, बट इट इज नॉट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है 45 डिग्री। ये क्या है, कोहेसिव फोर्स है लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे, ये नेट कोहेसिव फोर्स है। दिस इज द नेट कोहेसिव फोर्स ऑन लिक्विड मॉलिक्यूल्स नियर दिस कॉर्नर। तो यहाँ पर के कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट कोहेसिव फोर्स ऐसा कुछ आएगा, विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री हियर। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं क्यों 45 डिग्री का एंगल बन रहा है? क्योंकि इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी, तो ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक के मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो सब मिला के नेट फोर्स उस पे इधर पे लगेगा, नेट कोहेसिव फोर्स। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए कि नहीं?
So this is the net cohesive force on the molecule near this corner. This is net cohesive force on corner molecules. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस कोहेसिव फोर्स को रिजॉल्व कर दूं, मैं दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, इट इज Fc sin 45 एंड sin 45 मतलब 1/√2, तो इट इज Fc अपॉन √2 बचेगा। एंड सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी नीचे आ जाएगा एंड इट इज Fc cos 45 मतलब Fc अपॉन √2, तो नीचे की तरफ भी Fc/√2 और ये हॉरिजॉन्टल में भी Fc/√2। यहां पर के मॉलिक्यूल में इधर पे Fc/√2 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में Fc/√2 फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, यहां तक समझ गए? डाउट है कुछ? समझ गए? डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है? समझ गए? डाउट है? सर ये लास्ट तक जो आपने क्यों बताना फिर से, देख ये Fc, ये जो नेट कोहेसिव फोर्स है यहाँ पर के मॉलिक्यूल्स पे, कॉर्नर के मॉलिक्यूल में नेट कोहेसिव फोर्स कैसा लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है ना? समझ गए अभी? हेलो सर, वो नेट कोहेसिव वो नीचे क्यों लग रहा है? ये ऐसा लग रहा बेटा, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे, इसके कंपोनेंट मैंने लिया, इसका इस कोहेसिव फोर्स का एक कंपोनेंट इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। अगर मान ले तू यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल ले रहा है, ये फ्लैट सरफेस है कोई ऐसी, ये फ्लैट सरफेस है ऐसा कुछ, ठीक है, तो अगर मैं ये वाले मॉलिक्यूल पे देखूं तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा वो कैसा लगेगा इस मॉलिक्यूल पे? दिस इज नेट कोहेसिव फोर्स। अभी समझ गए? हेलो सर ये कॉर्नर भी ले लिया है ना? हाँ, ये कॉर्नर वाले लिए ना अपन ने, जो सॉलिड के कांटेक्ट पे आ रहा है वो कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स पे ले रहे हैं अपन, ठीक है। हेलो हाँ सर, ये कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स पे, और अगर बीच वाले मॉलिक्यूल पे लोगे तो उस पे नेट कोहेसिव फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो ये कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे ऐसा लिया 45 डिग्री के एंगल पे। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो समझ गए? 45 डिग्री पे क्यों लिए? फिर उसके कंपोनेंट ले लो, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेट है वो नेग्लिजिबल, इसलिए मैंने वेट को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हम, क्योंकि वेट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट नेग्लिजिबल है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे तीन केस किस तरह से अराइज हो जाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये ठीक है, एक वेट भी है, बट वेट इज नेग्लिजिबल। अब इसके कारण यहाँ पर ये तीन केस अराइज होते हैं, ठीक है। तीन केस कौन कौन से अराइज होते हैं? अगर मान लो जो एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन Fc अपॉन √2, ये एडहेसिव फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा है तो जो नेट फोर्स आपको दिखेगा, ठीक है, इस साइड पे ये एक, यहां पर के जो मॉलिक्यूल्स थे उस पे नेट फोर्स Fa अपॉन Fc डिवाइडेड बाय √2, ये इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एडहेसिव फोर्स माइनस Fc अपॉन √2, ये बनेगा आपका लेफ्ट साइड पे, और एक Fc अपॉन √2 नीचे की तरफ भी है वर्टिकल डायरेक्शन पे, दिस इज Fc अपॉन √2। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, Fa माइनस √2 Fc अपॉन √2, तो इसका रिजल्टेंट कहां पे आ रहा है? सॉलिड के बाहर पे आ रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, और रिजल्टेंट फोर्स अगर इधर लग रहा है तो जो नेट फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा,
है ना यहाँ पे नेट फोर्स। किसका नेट फोर्स है ये? कोहेसिव एंड एडहेसिव का नेट फोर्स है। तो अभी हमने पढ़ा है कि लिक्विड की फ्री सरफेस पे नेट फोर्स हमेशा कैसा होता है? उसके परपेंडिकुलर होता है। तो उसके परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे जो फ्री सरफेस बनेगी उसका जो नेचर आएगा फ्री सरफेस का वो कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि फ्री सरफेस के साथ में नेट फोर्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट करेंगे। मतलब उनकी जो फ्री सरफेस है वो कुछ इस तरह की बनेगी। और अब अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट ले लें यहाँ पर, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है इट इज लेस देन 90 डिग्री होता है। समझ गए अभी कि नहीं? समझ गए? एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम कब होता है? जब सर एक बार एक्सप्लेन। ठीक है, वहां पे देख बेटा, उस मॉलिक्यूल पे अगर मान ले एडहेसिव फोर्स की वैल्यू किससे ज्यादा हो रही है? एडहेसिव फोर्स की वैल्यू अगर Fc/√2 से ज्यादा है तो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो फोर्स आएगा वो किधर पे चला जाएगा? अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, किससे? Fc/√2, कोहेसिव फोर्स बाई √2 से ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स एक इधर लगेगा, हाँ या ना? किसका रिजल्टेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट बाहर की तरफ आएगा और Fc/√2 नीचे की तरफ है। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट है Fa-Fc/√2 और ये Fc/√2 का जो रिजल्टेंट है वो इधर पे बनेगा। और हमने पढ़ा है कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उस पे हमेशा नेट फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो फ्री सरफेस नेट फोर्स ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, नेट फोर्स ऑन फ्री surface of liquid is always perpendicular to it, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नहीं तो फिर लिक्विड रेस्ट पे नहीं है। नेट फोर्स ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। इसलिए यहाँ पे जो फ्री सरफेस क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा कि यहाँ पे नेट फोर्स अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो फ्री सरफेस कुछ ऐसा क्रिएट होगा। इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे किससे कम मिलेगा? आपको 90 डिग्री से कम मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्री सरफेसेस ऑफ जो लिक्विड है यहाँ पे ये कुछ इस तरह का बन जाता है। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री एंड सच टाइप ऑफ लिक्विड wet the solid surface, wet the solid, ऐसे लिक्विड जिनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ऐसा जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है वो सॉलिड सरफेस को गीला करते हैं। अब इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? जैसे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स कौन से बन गए? वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास, पानी को अगर कांच में आप डालोगे तो वो कांच को गीला कर देगी। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स की वैल्यू Fc/√2 से ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा ले लूं, एडहेसिव फोर्स इज लेस देन Fc/√2, अगर ऐसा है तो ये सॉलिड सरफेस अपन ने लिया, ये सॉलिड सरफेस है, यहाँ पर के लिक्विड के मॉलिक्यूल पे जो या मॉलिक्यूल्स पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इस पे अंदर की तरफ आएगा Fc/√2 माइनस Fa, और एक फोर्स बेटा यहाँ पे नीचे की तरफ है ऑलरेडी, दैट इज Fc/√2, और इसके कारण इनका जो रिजल्टेंट बन रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा अंदर की तरफ आएगा एंड दिस इज द नेट फोर्स, है ना। किसका नेट फोर्स है? एडहेसिव एंड कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट एंड वर्टिकल का रिजल्टेंट, ये नेट फोर्स है।
तो इसलिए यहाँ पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से ऊपर राइज करने लगते हैं, और यहाँ पे जो सरफेस का नेचर क्रिएट होता है वो ऐसा बनेगा जिससे फ्री सरफेस और नेट फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बने, और इसके कारण यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, ये वाला जो मैंने बनाया यहाँ पे, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। एंड इसके एग्जांपल्स आपके हो गए जैसे मर्क्यूरी एंड ग्लास। मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होता है, एंड इट इज नियरली 135 डिग्री, ये नियरली 135 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, नियरली 135 डिग्री। अभी समझ गए यहाँ पे जो फ्री सरफेस होता है वो ऊपर क्यों चढ़ता है। तो मर्क्यूरी और ग्लास में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा क्यों है, ये समझ गए अभी कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे इसका और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऐसा बन रहा है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड तीसरा केस, एडहेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू Fc अपॉन √2 अगर है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, क्योंकि अगर ये बराबर है तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस यहाँ पर के कैंसिल आउट हो गए, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बच रहा है वो तो नीचे ही बचेगा यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू Fc अपॉन √2, ठीक है, ये Fc अपॉन √2 है, एंड दिस इज द नेट फोर्स हियर। तो इसके कारण जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री सरफेस कैसी जनरेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस जनरेट करते हैं, और थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, तो सच टाइप ऑफ लिक्विड does not wet the solid। ऐसे लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते हैं, उसको गीला नहीं करते। जैसे मरकरी के अगर आप कांच में डालोगे ना तो वो फैलेगी नहीं, है ना, ड्रॉप बन जाती है, जबकि पानी को अगर कांच में डालोगे तो वो फैल जाता है, गीला करता है उसको। अभी समझ गए? पानी को अगर हाथ में लोगे तो हाथ भी गीला होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा? 90 डिग्री से कम रहेगा। अभी समझ गया बेटा ये डिस्कशन की डाउट है कुछ? हेलो समझ गया डाउट है? हेलो अरे क्वेश्चन आंसरिंग करो, क्वेश्चन आंसरिंग का। अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू Fc/√2 से छोटी है तो नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा? अंदर की तरफ आएगा, Fc अपॉन √2 माइनस Fa लिखोगे ना वहां पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। हेलो हाँ सर। तो रिजल्टेंट किधर पे बन रहा है? यहाँ पे अंदर की तरफ रिजल्टेंट बन रहा है। तो हमेशा देख, उधर लेफ्ट साइड पे लिखा मैंने, नेट फोर्स ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। नेट फोर्स मतलब कौन सा वाला नेट फोर्स? कोहेसिव एंड एडहेसिव का जो रिजल्टेंट फोर्स है, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव का जो रिजल्टेंट फोर्स है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेट फोर्स मतलब किसका रिजल्टेंट है ये? यहाँ पे जो नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स is vector sum of cohesive force plus adhesive force। cohesive किसके बीच में? लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में। एडहेसिव किसके बीच में? लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में। इनका वेक्टर सम, ये है नेट फोर्स यहाँ पे। तो अगर एडहेसिव फोर्स इज लेस देन Fc/√2 तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो ऐसा कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेट फोर्स ये इधर पे आ रहा है तो जो फ्री सरफेस है वो कैसा बनेगा? आपका कॉनकेव बनेगा। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? और अगर ये वैल्यू बराबर है तो जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, जैसे ये वाले केस पे। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो अरे समझ गए या नहीं? तो ये 3 केस ऐसे होते हैं। क्लियर हो गया अभी कि क्यों कहीं पे सरफेस आपका कॉनकेव है, कहीं पे कॉन्वेक्स है। मतलब ये जो एंगल होता है, कहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, कहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। याद कैसे रखोगे? कौन सा लिक्विड किस सॉलिड को गीला करेगा या नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, सीधा सीधा।
अब हम वहां पे कोहेसिव एंड एडहेसिव को नहीं देखेंगे, हम वहां पे देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से कम है तो ऐसे लिक्विड उस सॉलिड को क्या करेंगे, गीला करेंगे। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसे लिक्विड उस सॉलिड को गीला नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। समझ गए इसको? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? 90 रहा तो क्या बेटा? 90 रहा तो 90 रहा तो फिर क्रिटिकल कंडीशन होती, इट मे बी वेट और इट मे बी ड्राई। मतलब वो हो सकता है गीला करे, हो सकता ना करे, क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं अपन उसको, बस। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप इज शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। Shape of liquid drop in a solid. Shape of liquid drop in a solid. अच्छा, कोई ये रीजन बता सकता है क्या कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है, shape of liquid drop, shape of liquid drop, why the shape of liquid drop in air is always spherical? ठीक है, बता सकते हो कोई? Why the shape of liquid drop in a air is always spherical? कोई बता सकता है क्यों जो प्लैनेट्स हैं उनका शेप स्फेरिकल है? सोचो। Why the shape of planets are spherical? Why the shape of liquid drop in air is always spherical? है ना, स्फेरिकली देखा ना आपने, या कुछ ऐसा बनेगा उसका मतलब कि जो ड्रॉप्स हैं उनका शेप कहीं पे आप ऐसा देख सकते हो, ये स्फेरिकल एंड समथिंग लाइक ये ऐसा भी बनता फिर उस पे, ये ऐसा कुछ है ना, बट इट इज आल्सो समथिंग लाइक स्फेरिकल। ऐसे ही होते हैं ना ये, समझ गए क्यों होता है? अपन इसका रीजन जानेंगे। बट शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इन अ सॉलिड, यहाँ पे दो तरह से केसेस बनते हैं इस पे। जैसे मान लो ये ग्लास प्लेट है और अगर मैं यहाँ पे मर्क्यूरी को लेता हूं तो इसका शेप कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर वाटर एंड ग्लास लेता हूं, वाटर एंड ग्लास के लिए तो जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का बनता है यहाँ पे। दिस इज फॉर ग्लास एंड वाटर, दिस इज फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो ये शेप कुछ इस तरह के क्रिएट होते हैं। तो मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए ऐसा बनेगा, वाटर एंड ग्लास के लिए ऐसा बनेगा। वाटर एंड लीफ के बीच में, हरे पत्ते और पानी की बूंद में कैसा शेप बनता है? ये वाला बनता है ना, पत्तों पे पानी जब पड़ता है तो ऐसा शेप बनता है ना, है ना। लेकिन अगर तुम ग्लास प्लेट पे अगर पानी की बूंद डालोगे तो फिर ऐसा शेप बनेगा। जो बर्तन होते हैं हमारे स्टील के, उसमें पानी की बूंद डालो, उसमें कैसा शेप बनेगा? ये वाला बनता है कि ये वाला बनता है? सेकंड वाला बनता है। उसमें थाली पे थोड़ा सा ऑयल लगा दो, ऑयल की लेयर लगा दो या मोम की लेयर लगा दो, उसमें फिर पानी की ड्रॉप डालो, कैसा शेप बनेगा?
पहले वाले से। वाला बनता है ना। तो हाँ, आप लोगों ने देखा, मतलब चीजों को इमेजिन किया है, देखा है। ओके फाइन। तो अब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन कौन से टाइप के फोर्सेस लग रहा है वो देखते हैं अपन। यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे अगर फोर्स देखोगे, दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन liquid and solid interface. This is surface tension force between solid and air interface. और ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। एंड ये वाले केस पे अगर हम यहाँ कहीं के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, दिस इज सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस, एंड दिस इज सरफेस टेंशन force between liquid and air interface, and this is surface tension force between solid and air interface, and this is the angle of contact. तो यहाँ पे angle of contact 90 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ पे angle of contact 90 डिग्री से कम है। एंड अब मैं इनके बारे में लिख दूं कि ये है क्या। यहाँ पे जो फोर्सेस लिख रहा था मैं, TLS, this is surface tension force, surface tension force between liquid and solid interface, ठीक है। एंड TLA का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एयर इंटरफेस, ठीक है। एंड TLA लिक्विड एंड एयर इंटरफेस, TSA का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड एयर इंटरफेस। ये समझ गए ना। तो जो इनको मैंने डिनोट किया यहाँ पे कि भाई ये कौन से फोर्सेस हैं, वो ये लिखा हूं मैंने। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल के हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिक्यूल द नेट फोर्स विल बी 0, मतलब इन तीनों का और वेट का जो वेक्टर सम है वो मिलके 0 होना चाहिए। तो मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूं यहाँ पे। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा, दिस इज TLA cos थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल में चला जाएगा। तो इसका जो वेट है वो TLA sin थीटा से बैलेंस हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे नेट फोर्स को अगर आपको बैलेंस करना है तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम हॉरिजॉन्टल को अगर लिखें यहाँ पे तो इट इज TLS प्लस TLA cos थीटा इज इक्वल टू TSA। सो मैं यहाँ पे cos थीटा को लिख दूं तो cos थीटा विल बी TSA माइनस TLS डिवाइडेड बाय TLA, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 केस क्रिएट होते हैं जिसके कारण आप और ऐसा बता सकते हो कि जो शेप है वो यहाँ पे फैलेगा, कि इस तरह का शेप बनेगा। तो यहाँ पे केस ये आ जाएगा, केस फर्स्ट, इफ TSA is greater than TLS and TSA minus TLS divided by TLA अगर लेस देन 1 है तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा आएगा यहाँ पे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। एंड केस 2 में ये आ जाएगा इस पे कि इफ TSA is less than TLS बट जो मॉड है इसका, एंड मॉड ऑफ TSA माइनस TLS डिवाइडेड बाय TLA का मॉड लेस देन 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू -1 से कम और 0 से ज्यादा होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह के केसेस यहाँ पे बनते हैं, और भी केस बनेंगे बट मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो इम्पॉसिबल केस होते हैं, ये ऐसे केस हैं जिसपे आप थीटा की वैल्यू को डिसाइड कर सकते या देख सकते कि लेस देन 90 होगा या फिर ग्रेटर देन 90 होगा।
ठीक है, तो कॉस थीटा ये जो फैक्टर है इसको ध्यान रखोगे, ये कॉस थीटा का जो फैक्टर मैंने लिखा यहाँ पर, ये कॉस थीटा, तो यहां से भी आप बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है एंड केस 2 में यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर के। ठीक है, कॉस थीटा को जो मैंने लिखा है इस फैक्टर पे इसकी डिपेंडेंसी आ रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? नो सर। हाँ, अब एक और टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक टर्म और लिख रहा हूं मैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सोच के बताओ, यहीं पे उसका आंसर छुपा हुआ है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है, देख के बताओ, जरा सोच के बताओ। देख, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो सरफेस टेंशन फिनोमेना है सारी, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये डिक्रीज करते हैं, हमेशा सारे डिक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो TSA भी डिक्रीज होगा, TLS भी डिक्रीज होगा, ये TLS है, दिख रहा है कि नहीं बराबर, दिस इज TLS, और TLA भी डिक्रीज होता है, सब डिक्रीज होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा डिक्रीज होता है यहाँ पे, TLA, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस के बीच की जो सरफेस टेंशन, ये सबसे ज्यादा डिक्रीज होती है। तो अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज करेगा तो कॉस थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। कॉस थीटा बढ़ेगा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ध्यान रखना। तो कॉस थीटा बढ़ने से ये डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये सभी सरफेस फिनोमेना क्या होती है, सरफेस टेंशन जो फिनोमेना होती है वो डिक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, ध्यान रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। तो अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं देन सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, ध्यान रखोगे, सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेस, हमेशा डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा कौन डिक्रीज होती है, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा डिक्रीज होती है। तो जो ज्यादा डिक्रीज होने के कारण डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज करेगा तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो थीटा डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। थीटा जितना छोटा होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, समझ गए ये कि नहीं, टेम्परेचर का इफेक्ट। हेलो, समझ गए टेम्परेचर का इफेक्ट, समझ गए कि नहीं? हेलो, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ गए? हेलो, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ गए या नहीं? हेलो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट क्या समझ गए सर? स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने जो लेफ्ट में क्वेश्चन लिखा है, व्हाई द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इन एयर इज ऑलवेज स्फेरिकल, बता सकते हो? अच्छा, कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या रखना चाहती है, मिनिमम या मैक्सिमम? कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो स्प्रिंग को अगर तुमने खींचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, है ना? अरे हाँ या ना, जवाब दो। यस सर। अगर रिलीज कर दोगे तो स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करती है, नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करती है ना, या नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है। समझ गए? आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे हो, आप छोड़ दोगे तो नीचे गिरेगा, मतलब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी मटेरियल हो, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट में सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है?
3D ऑब्जेक्ट में सबसे कम सरफेस एरिया होता है, इक्वल वॉल्यूम के 3D ऑब्जेक्ट में सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। ध्यान रखना, अगर इक्वल वॉल्यूम है, मान लो आपने गीली मिट्टी लिए कुछ अमाउंट की, उससे तुम स्फीयर बनाओ, उससे तुम सिलेंडर बनाओ, उससे तुम क्यूब बनाओ इक्वल वॉल्यूम के, तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका मिलेगा आपको? स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम मिलेगा। जितना कम सरफेस एरिया होगा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? इसलिए इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। समझ गए? दोबारा रिपीट करूं? हाँ सर। सुनो दोबारा, इक्वल वॉल्यूम के अगर आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, इक्वल वॉल्यूम के, वॉल्यूम मतलब समझ गए, इक्वल वॉल्यूम के अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया होता है। और सबसे कम सरफेस एरिया मतलब सबसे कम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी कम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसलिए इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ यस गए? सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 4। अब राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी या कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट है फिर कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी मतलब होता है राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल रेडियस। ठीक है, कैपिलरिटी मतलब राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ों पे ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है, ये कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। दिए जलाए हो कभी कि नहीं? दिए जलाते हो या जलाए हो? यस सर। उसमें देखना, जो फ्लेम होती है वहां तक ऑयल कैसे पहुंचता है? फ्लेम तक थोड़ी ऑयल भरते हैं अपन, ऑयल तो नीचे रहता है, लेकिन फ्लेम तक पहुंचता है ना, तब तो वो जलता है। हाँ या ना? यस सर। ऊपर राइज कर रहा है वहां पे। तो एक्चुअल में जो विक्स होती है, जो जिसको हम बाती बोलते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज रहती है, इनफाइनाइट स्मॉल वाली, और उसमें फिर वो ऑयल क्या करते जाता है? ऊपर राइज करते जाता है। जो पानी, जो प्लांट्स में पानी ऊपर जैसे राइज करता है ना, उसी मेथड से वो विक्स में, मोम पे जो बाती होती है जिसको बोल रहे हैं हम, विक्स में ऊपर की तरफ ये राइज करता है। एक और फिनोमेना आपने देखा होगा, टॉवेल को पूरा मत डुबो, बकेट में सिर्फ एक कॉर्नर को डुबो दो, फिर देखो क्या होता है, पानी ऊपर जाता है कि नहीं जाता? लगभग लगभग तुम्हारी आधी टॉवेल गीली हो जाएगी थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में हो जाती। यस सर। अगर ज्यादा बढ़िया कॉटन है तो और ज्यादा गीली होगी, और अगर ये है आपका मटेरियल, इसमें प्लास्टिक क्या बोलते हैं अपन उसमें, देख, अगर ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बढ़िया कॉटन की है ना, और सिर्फ एक कॉर्नर डुबो दो तुम, बाकी टॉवेल खुद ब खुद गीली होती है ऊपर तक, है ना? तो ये भी कैपिलरी एक्शन है ये। एंड डे टू डे लाइफ में ये इनके यूजेस हो गए। ये मैं यहाँ पे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ अभी इसका, कैपिलरी का। ये देखना अभी, ये कैपिलरी राइज दिख रहा है ये? यस सर। देखो ये राइज कर रहा है, और साइज अलग अलग होने के कारण यहाँ पे हाइट भी अलग अलग आ रही है। साइज अलग अलग होने के कारण हाइट भी अलग अलग आती है कैपिलरी।
ये मेजर कर रहे थे ये। समझ गए अभी इसको? कैपलरी किसको बोल रहे हैं हम? यस सर। ठीक है, कैपलरी किसको बोल रहा है, समझ गए? कैपलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल रेडियस, ये जो फिनोमेना होती है उसको कैपलारिटी बोलते हैं अपन। कैपलरी का मतलब होता है ट्यूब ऑफ स्मॉल रेडियस। जैसे आपकी रिफिल, रिफिल को भी कैपलरी बोल सकते हो। ठीक है, खाली रिफिल को पानी में डुबो के देखना, उसमें पानी क्या होता है, ऊपर राइज करता है कि नीचे रहता है? खाली रिफिल होगी, हेलो, जहां पर उसका जो खाली रिफिल की जो निब होती ना उसको हटा देना वहां पर से और उसको पानी पे डुबो के देखना। ठीक है, ये जो फिनोमेना होती है उसको कैपिलरिटी बोलते हैं और ये किसके कारण होती है? दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। एंड यहाँ पे जो डेरिवेशन है इसका बहुत ही आसान डेरिवेशन है। फार्मूला में पहले डिस्कस कर देता हूँ पहले। जैसे मान लो आपने ये एक ट्यूब लिया और इसमें आपने लिक्विड डाल दिया यहाँ पे, है ना। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये कैपिलरी यहाँ तक इतनी हाइट तक इस पे लिक्विड राइज कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन मेनिस्कस। यहाँ पे दिस इज नोन एज मेनिस्कस। और ये हाइट है, इसकी डेंसिटी यहाँ पे रो लिक्विड की डेंसिटी है। एंड जो एंगल बन रहा है यहाँ पे दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जो फार्मूला होता है बेटा हाइट का, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू आर। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। टी का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। g is acceleration due to gravity. g is acceleration due to gravity here. And इसके बाद क्या है यहाँ पे? r is radius of capillary tube, radius of tube। ठीक है, तो ये जो हाइट आ रही है, ये हाइट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? सो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो देख सकते हो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर सेम टाइप का लिक्विड ले लें अपन और अलग अलग रेडियस की कैपिलरी ले लें, ठीक है, अलग अलग रेडियस, तो रेडियस जितनी बड़ी रहेगी हाइट उतनी कम आएगी, डेंसिटी ज्यादा रहेगी हाइट कम आएगी। ठीक है, जी की वैल्यू बदल दो, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में रख दो या फिर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है तब भी ये वैल्यू बदलेगी, है ना, हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए? फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट जितना कम रहेगा हाइट उतनी ज्यादा आएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे देख सकते हो आप। h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो r अगर ज्यादा तो हाइट कम, r अगर कम तो हाइट ज्यादा। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखें हाइट वर्सेस रेडियस का, तो इसका ग्राफ आपका आएगा हाइपरबोलिक। दूसरा जो फैक्टर है एंगल पे, तो क्योंकि cos थीटा की वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे थीटा लेस देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हाइट और नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव हाइट। नेगेटिव हाइट मतलब जो लिक्विड है वो नीचे डिप्रेस होगा। जैसे मर्क्यूरी, जैसे यहाँ पे अगर हमने किसी कंटेनर में मर्क्यूरी डाल दिए और इस पे कैपिलरी डुबो दिए, तो उस पे जो हाइट आएगी ये नीचे की तरफ आएगी, मतलब डिप्रेस होता है। ये जो लिक्विड कॉलम होता है ना, ये यहाँ से डिक्रीज होता है। जैसे ये आपने मर्क्यूरी अगर लिया और ग्लास की जो ट्यूब है इसको लिया आपने, तो ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे हाइट नेगेटिव है। और ये जैसे ऊपर जो राइज कर रहा है ये वाटर, एंड जो ट्यूब आपने ली ये ग्लास की ट्यूब है, इसमें राइज करता है। तो कौन कौन से फैक्टर है इसको मैंने लिखा, प्रूफ में बताने वाला हूँ अभी, है ना। प्रूफ मतलब जो फार्मूला आया ये कैसे बना है ये फार्मूला।
ये अभी बता रहे हैं अपन, बहुत आसान है डेरिवेशन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ गए कि नहीं ये? सर हाँ बोलो। सर वो पहले डायग्राम में देख के अपन बोल सकते कि बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है लिक्विड के। बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है? सर वो जो ट्यूब में जो लिक्विड है वो कॉनकेव है ना इधर, तो बोल सकते हैं कि हाँ बाहर बोल का सकते ज्यादा ना। अभी उसी के लिए तो आ रहा है, अभी तो वही प्रूफ बता रहे हैं कि क्यों राइज करता है वहां पे, है ना। ये समझ गए? इतना फार्मूला समझ गए, हाइट का फार्मूला? हेलो, हाँ, ठीक है। देखो अभी प्रूफ अपन समझते हैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर ले लिए। ठीक है। प्रूफ एक तो प्रेशर मेथड से भी है और एक फोर्स मेथड से भी है। तो मैं पहले प्रेशर मेथड से बता देता हूँ इसका। दिस इज पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5, पहले प्रेशर मेथड से समझते हैं। मान लो ये कैपिलरी है, मैं यहाँ पे साइज ना थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। समझ गए क्यों? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने साइज ज्यादा बड़ा लिया है कैपिलरी का, ठीक है। सर हाँ, अब यहाँ पे इस तरह से ये मेनिस्कस बनती। हाइट हमेशा लोअर मेनिस्कस, ये अपर मेनिस्कस है, ये लोअर मेनिस्कस। ये 3D डायग्राम है बेसिकली। ट्यूब मतलब 3D पे आपको इमेजिन करना है। तो एक्चुअल में ये जो मेनिस्कस बन रही है इसका स्फीयर ऐसा बनेगा। तो ये इसकी रेडियस हो गई। और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर आएगा? P नॉट। और जस्ट नीचे प्रेशर रहेगा P। यहाँ पे प्रेशर रहेगा P नॉट और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर भी P नॉट, ठीक है। और ये आ गई यहाँ पर की हाइट H। एंड लिक्विड की जो डेंसिटी ये रो है, दिस इज द लिक्विड, ठीक है। समझ गए? अभी देख यहाँ पे प्रेशर कितना है? P नॉट है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट पे आ गए, तो ये वाला प्रेशर भी P नॉट होगा। और अपन ने ये पढ़ा है कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर, क्योंकि ये तो एयर के कांटेक्ट पे है ना यहाँ पे, तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होता है। यहाँ पे प्रेशर जस्ट नीचे प्रेशर आएगा P। तो रिलेशनशिप क्या आएगी? P नॉट माइनस P, दिस इज द एक्सिस प्रेशर डिफरेंस एंड इट इज इक्वल्स टू 2T डिवाइडेड बाय R। समझ गए अभी इसको? 2T डिवाइडेड बाय R। समझ गए फार्मूला एक्सिस प्रेशर का कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स साइड पे? ये कॉन्केव साइड है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो लेकिन यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पे ऊपर प्रेशर P नॉट है और यहाँ पर भी P नॉट है, तो ये तो बात जमेगी नहीं। तो जस्ट अंदर प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ से लिक्विड को क्या करना पड़ता है? ऊपर राइज करना पड़ता है। नहीं तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि भाई यहाँ भी प्रेशर P नॉट है और अगर मैं यहाँ पर भी P नॉट ले लूं तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड क्या होता है? यहाँ पे ऊपर राइज करता है या फिर फॉल होता है। क्योंकि जो सरफेस बनती है वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स टाइप की सरफेस बनेगी। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है तो सरफेस आपकी कॉन्केव बनेगी, और अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो सरफेस कॉन्वेक्स बनती है। तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड का जो लेवल होता है ना, वो राइज या फिर फॉल होता है, ठीक है। ये रीजन इसका। एंड दिस इज द एक्सेस प्रेशर P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 2P बाई R। और यहाँ पर से अगर आप कैलकुलेशन देखते हो, ये यहाँ तक के प्रेशर के लिए दिस इज द हाइट H, तो ये इक्वेशन किस टाइप से बनेगी? P नॉट इज इक्वल टू P प्लस H रो G आप लिख दोगे। तो मैं दोनों को अगर यहाँ पे लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, तो इसको भी इधर ट्रांसपोज करके ले आए अपन, तो ये दोनों टर्म आपके इक्वल हो गए। मतलब H रो G is equals to 2T divided by capital R. So height will be given by 2T divided by rho G into capital R. बट तुम्हें ध्यान होगा मैंने फार्मूले पे कैपिटल R नहीं लिखा था, स्मॉल r लिखा था। स्मॉल r इज द
रेडियस ऑफ ट्यूब, तो ट्यूब की जो रेडियस है वो अलग है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, ये स्मॉल आर है। तो फार्मूला में स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लेता हूं इस तरह से, दिस इज स्मॉल आर और ये थीटा है, तो यहाँ पर का एंगल भी थीटा का बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर के ट्रायंगल पे अगर देखोगे तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी इट इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, देयरफॉर कैपिटल R इज स्मॉल r अपॉन cos थीटा। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख दूं 2t डिवाइडेड बाय रो g इनटू स्मॉल r अपॉन cos थीटा, सो हाइट विल बी गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो g इनटू स्मॉल r। तो आपको ये यूज करना है कभी भी हाइट के लिए, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो g इनटू r, आपको ये यूज करना है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर अगर वो ट्यूब ऊपर से बंद रहता तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाती? अगर ट्यूब ऊपर से बंद रखते मान लो, तो अब डिपेंड करता है कि कैसे बंद रखे, हवा बाहर निकाल के बंद रखे हो तो बैरोमीटर बन जाता, हवा बाहर निकाल के बंद नहीं करते तो फिर बनता वहां पे, लेकिन जो रेडियस है कैपिटल आर उसकी वैल्यू अलग आती, फिर वहां पे जो मेनिस्कस में जो एंगल बन रहा है वो अलग होता वहां पे, है ना? समझ गए अभी? सर हमेशा ये कॉनकेव टुवर्ड्स लिक्विड ही होता है क्या फ्री सरफेस? कॉनकेव टुवर्ड्स द लिक्विड नहीं, यहाँ पे लिक्विड के अंदर से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, हवा की तरफ से देख रहे हैं तो हवा की तरफ से देख रहे हैं तो कॉनकेव दिख रहा है, लिक्विड के अंदर से देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स दिख रहा है। जबकि इसकी जगह पे मर्क्यूरी ले ले अगर तो मर्क्यूरी लेगा तो हवा की तरफ से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा और लिक्विड के अंदर से देखोगे तो कॉनकेव दिखेगा फिर वो, ठीक है? हेलो, हाँ। है ना? क्लियर हो गया ये? अभी डेरिवेशन समझ गए? छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया। आज के लिए इतना ही फिर।